हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा सुबह 9:12 तक तदुपरांत द्वितीया विक्रमी संवत 2082 आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का ये पखवाड़ा होता है, यह पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध और तदुपरांत प्रथमा द्वितीया आदि करते हुए अमावस्या तक 15 दिन का कुल मिलाकर 16 दिन, पूर्णिमा को लगाकर 16 दिन के ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद देवताओं के पक्ष जिसमें नवरात्रे और अन्य जो उत्सव शुरू हो जाते हैं। आज प्रथमा प्रतिपदा और द्वितीया, तो कई लोगों के घर में प्रथमा का श्राद्ध भी हुआ होगा, हो सकता है कईयों ने द्वितीया का श्राद्ध भी आज किया होगा, क्योंकि दोनों तिथियां साथ में पड़ रही हैं। हमने देखा कि कई बार जब हम पथिक संदेश पत्रिका को पहुंचाने जाते हैं, बांटने जाते हैं, तो हमारे जो पाठक बंधु होते हैं, जो छोटी उम्र वाले किशोर किशोरी जो पाठक बंधु होते हैं या बाल, वो बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज इस बार का जो पथिक संदेश आएगा उसमें क्या लिखा है। और वो जैसे हम उनको ये पत्रिका देते हैं, तो वो पत्रिका पकड़ते ही वो पीछे वाले लास्ट वाले जो पन्ने होते हैं उनको पलटना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है कि उनमें बाल जगत से संबंधित, बाल वाटिका से संबंधित कुछ या तो प्रेरक कहानियाँ होती हैं या कुछ ऐसे तथ्य उनके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं जो उनकी जानकारी बढ़ाते हैं, रोचक भी होते हैं। आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पथिक संदेश पत्रिका के लेख पाठन अभियान में हम आज उसी जो बाल जगत या बाल वाटिका स्तंभ में जो लेख छपा रहता है उसकी चर्चा करेंगे। इस बार का जो बाल वाटिका का स्तंभ है वह भी बड़ा रोचक है। इसमें अलग अलग छोटी छोटी जानकारियाँ अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है, फिर कुछ लोकोक्तियों के बारे में बताया गया है, एक सुंदर सी काव्य रचना भी उसमें सम्मिलित की गई है, और एक ध्वनि से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ भी उसमें रखी गई हैं। तो हम इन सब को, क्योंकि एक ही पृष्ठ पर ये है और मुझे ऐसा लगता है कि इनको अलग अलग रखने के बजाय जैसे पत्रिका ने अपने इसमें प्रस्तुत किया है, मैं भी उसको उसी तरह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः रोचक बन पाए। ये हो सकता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें रोचकता कम रहे, परंतु जब ये सामने दिखता है, लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये मुझे काफ़ी रोचक लग रहा है। तो मैं एक एक करके उन अलग अलग भागों को आज ही के इसी एपिसोड में, इसी अंक में समाहित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है भारत के महान वैज्ञानिक बौधायन के बारे में बताया गया है, और ये छात्रों को जानना बहुत आवश्यक होता है। किशोर वह जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनको अपने स्वत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। पता चले कि जिन अंग्रेजी या पश्चिम के वैज्ञानिकों के नाम पर हम अलग अलग प्रमेय निर्णय की बात पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रतिपादित किए, उनसे भी 1000 साल पहले, कई बार कई हज़ार साल पहले, कई 100 साल पहले हमारे ग्रंथों पर रचयिताओं ने उनको उस सूत्र का प्रतिपादन किया हुआ होता है। तो ऐसे ही एक हैं
महर्षि बौधायन वैज्ञानिक रहे हैं। पत्रिका लिखती है, बौधायन अपने पहले विद्वान थे जिन्होंने गणित के में कई अवधारणाओं को स्पष्ट किया जो बाद में पश्चिमी दुनिया द्वारा पुनः खोजी गई। जैसे कहते हैं ना रिसर्च, सर्च उसके साथ री लग गया तो पहले खोजी जा चुकी है, उसको दोबारा से खोजा जा रहा है। तो ये लोग अब नई खोज की जगह रिसर्च नाम दिया गया और उस रिसर्च वाले को पहले प्राथमिकता मिल जाती है जिसने वास्तव में पहले उसका प्रतिपादन किया, उसका नाम नहीं है, परंतु हमारी जानकारी में होना चाहिए। बौधायन पहले ऐसे विद्वान थे। पाई की बात आती है, पाई के मूल्य की गणना भी उन्हीं के द्वारा की गई। पाई का 3.14 के साथ साथ 7-8 जो डेसिमल पॉइंट्स तक वो एक एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन जो की गई वो बौधायन जी ने की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि को निकालने में प्रयुक्त होती है, जो आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है। वह बौधायन के सूर्व सूत्रों में पहले से ही विद्यमान है, जो पाइथागोरस के ज़माने से कई वर्ष पूर्व लिखे जा चुके थे। हमने पाइथागोरस करके उस सूत्र को रटा और पढ़ा, परंतु वास्तविकता क्या थी, वो बौधायन की प्रमेय थी। ये वैज्ञानिक बौधायन के बारे में छात्रों को बताया। अगली एक रोचक इसमें छोटा सा एक अंश लिखा हुआ है कि ग्रामीण लोकोक्तियाँ, ग्रामीण अंचल में हमारे लोकोक्तियाँ किस तरीके से हैं। पत्रिका लिखती है कि 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। अर्थात क्या हुआ? पत्रिका का इसमें अर्थ लिख रही है कि बड़ा होकर यदि किसी के काम न आए तो उस बड़प्पन का होना ही व्यर्थ है। 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। अर्थात इसका अगर दूसरी तरीके से सोचा जाए तो जिनके पास दायित्व है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनके पास कुछ न कुछ अधिकार है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार भी है कि जो लोग आकांक्षाएं हैं उनको भी पूरा करें। जो आम व्यक्ति है ना, उससे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते ज़्यादा। वो रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त है, उसके ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। अपेक्षा किससे करते हैं? जो एक मुकाम हासिल कर चुका हो। अगर वो मुकाम हासिल करने के बाद भी वो जन सामान्य की अपेक्षाओं पर नहीं खरा उतरता तो वो इस तरीके की लोकोक्तियाँ आम हैं। तो लोकोक्ति 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आए तो ऐसी तैसी में जाओ। अगली एक और है, लोकोक्ति लिखते हैं, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी मुसीबत गले ले, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना कि भाई पता तो है नहीं, कूद गए, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला लिखता है कि 80 की आमद 84 का खर्चा। 80 की आमद बड़े सामान्य लोकोक्तियाँ हैं। 80 की आमद 84 का खर्चा। अब ये जब लोकोक्तियाँ या ये छोटी छोटी चीज़ें बोलते हैं ना, ये बड़े प्रभावशाली होते हैं। मैं कोई विषय समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस लोकोक्ति के अनुसार उसको बोलूँगा तो भाव बड़े
सुगमता से जिनको मैं समझा रहा हूँ उन तक पहुँच जाते हैं। तो हमारी जो भाषाओं की समृद्धता है वो इन लोकोक्तियों, जो इडियम्स बोलते हैं, उससे बड़ी प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए ये जानना भी बहुत आवश्यक भी है और रुचिकर और ज्ञानवर्धक भी है। एक और लिखा हुआ है, जो 80 की आमद 84 का खर्च, वो तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि हम अपनी जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्च कर दे रहे हो, तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। अगली है अति सर्वत्र वर्जयेत। वैसे तो ये पूरा एक श्लोक है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानेन बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत। मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता, अति कर देना, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। किसी भी काम में यदि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो नुकसानदेह हो जाता है। अर्थात किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पानी की मर्यादा है कि वो नदी के दोनों किनारों के बीच में बहे, परंतु जब पानी अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। आज हम देख रहे हैं हमारे कई जगह मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब के बड़े भारी क्षेत्र में बाढ़ की जैसी स्थिति है, हरियाणा में बाढ़ की जैसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ की जैसी स्थिति है। अर्थात क्या है, अति हो गई। अति क्या, बारिश, अति वृष्टि हो गई, तो उस अति ने क्या कर दिया कि मर्यादाएं लांघ दी। नदी की अपनी मर्यादा थी, वो लांघ दी। इसलिए यति सर्वत्र वर्जयेत। ये था दूसरा स्तंभ। तीसरा इसी में है, बालकों के लिए या किशोरों के लिए है। तो एक बहुत अच्छी इसमें कविता लिखी हुई है। लेखक हैं, कवि हैं सभा मोहन अवधिया, स्वर्ण सहोदर नाम से लिखते हैं हम वीर बने सरदार बने, हम साहस के अवतार बने, तैरें निज उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर अपने बल पर, चाहें तो चढ़ें हिमालय पर। हम खुद अपने आधार बने, उन्नति के जिम्मेदार बने, कठिनाई से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे। हम प्रण के पालनहार बने, अपनी धुन के रखवार बने, निज जन्म भूमि का क्लेश हरें, जैसे हों सुखी स्वदेश करें। जननी पर नित बलिहार रहें, मर मिटने को तैयार रहें, हम माँ के राजकुमार बने, जननी के उर के हार बने। सभा मोहन अवधिया जी, बहुत सुंदर काव्य रचना, वीर रस से और एक भाव से भर देने वाली काव्य रचना, ये बालकों के लिए है। एक और इसमें बहुत सुंदर जानकारी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस पोस्ट को पूरा सुने अंत तक। बहुत अच्छी जानकारियां हैं और इनको अपने नौनिहालों को, किशोरों को, बालकों को भी सुनाएं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है और पथिक संदेश पत्रिका का एक हाईलाइट पॉइंट रहता है जो बाल वाटिका में होता है। तो इस बार जो नई जानकारी अब अगली है वह है ध्वनि से जुड़े रोमांचक तथ्य। ध्वनि, जो हम बातचीत कर रहे हैं तो ध्वनि, उससे संबंधित कुछ विशेषताएं क्या हैं। संगीत से लगने वाले डर को मेलोफोबिया बोलते हैं। जैसे
पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया, ऐसे ही संगीत से भी डर लगता है तो उसको मेलोफोबिया, शब्द पर ध्यान रहे, मेलोफोबिया बोलते हैं। दूसरा, ध्वनि 767 मील प्रति घंटा या 1230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। हवा की तुलना में ध्वनि पानी में 4.3 गुना तेज गति से यात्रा करती है। पानी में ध्वनि की गति 1482 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1482 मीटर प्रति सेकंड, यानी अगर प्रति सेकंड की बात करें तो इसका चौथाई हिस्सा 300 कुछ मीटर प्रति सेकंड हवा में, लेकिन पानी में 1482 मीटर प्रति सेकंड पानी में। हवा की कोई आवाज़ नहीं होती। कई बार कहते हैं हवा की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तथ्य स्पष्ट कर लें कि हवा की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। यह अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के कारण, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का पत्ता फड़फड़ाया तो फड़फड़ाने में जो आवाज़ होती है वो आवाज़ वो आगे प्रोपेगेट होगी, तो हमें लगता है कि वो हवा की आवाज़ है। वायु की कोई ध्वनि की कोई वायु की कोई आवाज़ नहीं होती है। उसमें जो भी अवरोध आएंगे वो हिलेंगे तो उनकी आवाज़ होगी। जैसे वो घंटियाँ बजती हैं कि कई लोग अपने आप घंटियाँ रखे रहते हैं, हवा चलती है, घंटियाँ हिलती हैं तो आवाज़ आती है। अगला लिखा हुआ है कि पृथ्वी का प्राकृतिक और सबसे तेज ध्वनि, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक और सबसे तेज ध्वनि आई है, रिकॉर्ड की गई है, वह है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पैदा हो सकती है। हो सकता और भी हो, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड की रचना में कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, पर अभी तक के जो वैज्ञानिक शोध के अनुसार ज्वालामुखी के विस्फोट में सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। साल 1883 में क्राकोटा नामक ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला विस्फोट था। इससे निकली ध्वनि 4000 मील की दूरी पर सुनी गई थी। 4000 मील दूर उसकी ध्वनि सुनाई गई थी। तो सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वो है, ऐसा अनुमान है कि ज्वालामुखियों के विस्फोट से उत्पन्न होती है। ये ध्वनि से संबंधित कुछ विशेष बातें, बहुत रोचक बातें इस अंक में थी जो मैंने आपके सम्मुख रखी। ये जो बाल वाटिका वाला अंश होता है ना, बहुत रोचक होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आज इस बार तो इन्होंने जो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन्होंने भी अपने रियल इस्टेट के हिसाब से चीज़ों को सेट करना होता है। एक पेज में कैसे सूचनाओं को सही तरीके से ला सकते हैं, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। उसको करते हुए ये जिस तरीके से इस पेज को, इस पृष्ठ को रखा गया, बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये पूरी पोस्ट बच्चों को ज़रूर सुनाएं और पथिक संदेश पत्रिका का अपने यहाँ सब्सक्रिप्शन शुरू करें। आपके यहाँ पथिक संदेश पत्रिका नहीं आती तो कोई और पत्रिका जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, वहाँ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, उनको सब्सक्राइब करवाएं, उनको पढ़ाने का अभ्यास शुरू करें। आजकल हम देख रहे हैं कि जो नौनिहाल जो बालक हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि अधिकतर वो मोबाइल और उसके चक्कर में वो देख के समझ तो लेते हैं, ज्ञान उनके पास हो जाता है, परंतु जब पढ़ने की बात आती है, पढ़ के ज्ञान अर्जन करने की बात आती है, तो उसमें थोड़ा पीछे हो रहे हैं। वो कैसे ठीक हो सकता है? वो लगातार पाठन से ये ठीक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको कुछ और लगता हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपना विचार रखिएगा। बाकी
किसी अन्य अंक के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।